हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू HRD PCS एजुकेशन। आज हम जो है देखेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री में मराठा शक्ति का उत्थान कैसे होता है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। बात उस समय की है जब मुगल साम्राज्य अपने चरम अवस्था पे था, पतन की ओर जा रहा था। उस समय औरंगजेब और मराठों के बीच में कुछ वैमनस्य थी और पहले से ही वैमनस्य जग जाहिर थी। उस समय मेल मिलाप की भावना जो थी जहांगीर औरंगजेब के पास वो तो थी ही, इसलिए उसने सोचा कि अगर हम साहू जी के पोते के साथ, जिसका नाम था साहू जी के पोते थे, शिवाजी के पोते थे जिनका नाम था साहू जी, इसीलिए उसने सोचा कि अगर हम साहू जी के साथ मेल मिलाप रख लेते हैं तो हमारा साम्राज्य काफी आगे बढ़ जाएगा। लेकिन साहू जी और औरंगजेब के बीच में जो है काफी वैमनस्य था, इसलिए जो है उनके इस विचार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। औरंगजेब ने काफी मेल जोल करना चाहा उनसे, लेकिन वो कर नहीं पाया। अंत में 1789 ईस्वी में उसने औरंगजेब ने साहू जी को कैद करा लिया और उन्हें बंद कर दिया। अब जो है जब वो कैद हो गए तो औरंगजेब ने सोचा कि अगर हम इसकी माँ को, साहू जी की माँ के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छा शिष्टाचार सद्व्यवहार करेंगे, तो हो सकता है कि उसका दिल पिघल जाए और हमारे साथ मेल मिलाप करके मराठा और मुगलों के बीच में अच्छा विचार जाए और लोग काफ़ी जो हमारे साम्राज्य जो है आगे बढ़ सकता है। लेकिन फिर भी ऐसा करते हुए औरंगजेब ने उसकी माँ के साथ अच्छा व्यवहार किया, फिर भी जो है साहू जी का दिल नहीं पिघला। और बाद में जो है जब औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में होती है तो उसको जो है साहू जी को जो है रिहा कर दिया जाता है। कुछ कारण था, क्योंकि उस समय मुगल साम्राज्य में जो है साहू जी के कुछ लोगों के साथ अच्छा व्यवहार भी था, जिसके कारण से जो है उनके अधिकारियों के द्वारा साहू जी को रिहा कर दिया जाता है 1707 ईस्वी में। अब जब साहू जी वापस आते हैं अपने घर, तो उस समय कोल्हापुर साइड में, ये महाराष्ट्र रीजन में पड़ता है, कोल्हापुर में जो है ताराबाई कौन थी? साहू जी की चाची लगती थी। साहू जी की चाची थी, ये दोनों एक ही वंश के थे। तो साहू जी की चाची जो थी ये राजा राम की पत्नी थी और ताराबाई का पोता था शिवाजी द्वितीय। इसी शिवाजी को ढाल बना करके जो है अप्रत्यक्ष रूप से ताराबाई वहां पर मराठा साम्राज्य में वहां का शासन करती थी, मराठा की। तो अब जब साहू जी आए वापस तो देखा कि इसका वर्चस्व तो ताराबाई का काफी अधिक बढ़ गया है। अब साहू जी क्या करें? साहू जी और ताराबाई के बीच में काफी पहले से ही सत्ता के लिए संघर्ष होता रहता था, लेकिन जब साहू जी को औरंगजेब ने कैद कर लिया था तो उस समय संघर्ष रुक गया था, क्योंकि ताराबाई अकेली थी और शिवाजी को ढाल बना करके जो अप्रत्यक्ष रूप से मराठा पर शासन करती थी। अब कुछ आगे हम बताते हैं। जब साहू जी वापस आए तो उसने सोचा कि अब हम मराठा साम्राज्य पर खुद शासन करेंगे। उन्होंने कई मराठा सरदारों को आपस में मिलाया, बातचीत किया, और मराठा सरदार भी काफी महत्वाकांक्षा थे। तो उस समय मराठा सरदारों के बीच में भी काफी झगड़ाएं होती रहती थी, लड़ाइयां होती रहती थी, विद्रोह होते रहते थे। इसलिए कुछ मराठा सरदार ताराबाई के गुट से संबंधित थे और कुछ जो है मराठा सरदार साहू जी के गुट से संबंधित थे। उन्हीं सरदारों में जो है एक थे बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ थे, बहुत ही योग्य व्यक्ति थे और ब्राह्मण समाज से संबंधित थे। वो पहले जो है एक राजस्व अधिकारी के रूप में काम किया करते थे। तो इनके साथ जो है काफी अच्छा व्यवहार था बालाजी विश्वनाथ का। किसके साथ? साहू जी के साथ। साहू जी ने जब बालाजी के साथ बात किया तो बालाजी का महत्वाकांक्षा भी काफी बड़ा था। वो भी सोच रहा था कि क्यों ना हम भी मराठा पर कुछ उच्च पद पर बैठे। तो उसने अपने विचार को जो है साहू जी के साथ रखा। उसने कहा कि अगर हम जो है कुछ ताराबाई के साथ जो भी मराठा सरदार जुड़े हुए हैं उनको अगर हम तोड़ करके अपने में मिला लेते हैं तो ताराबाई की शक्ति काफी घट जाएगी और हम जो है वहां इस साम्राज्य के रूप में खुद शासन कर सकते हैं।
ये बात जो है साहू जी को पसंद आई। तो उसने बालाजी को कहा कि ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हम तुम्हें जो है बाद में पेशवा बना देंगे। बालाजी काफी प्रभावित हुआ। उसने उसके अंदर एक कूटनीति की भावना थी, वही अच्छा राजनीतिज्ञ था, कूटनीति उसमें काफी भरी हुई थी। पहले से ही सेना में एक अधिकारी के रूप में भी पोस्ट था, इसलिए उसके पास हर प्रकार के गुण उपलब्ध थे। उसने कई सरदारों को जो है ताराबाई के गुट से संबंधित जितने भी सरदार थे, ज्यादातर सरदारों को अपने आपस में मिला दिया और बाद में जो है साहू जी की विजय होती है, जिसमें जिसमें बालाजी विश्वनाथ बाद में जो है पेशवा बनता है। बालाजी विश्वनाथ पेशवा बनता है और साहू उस क्षेत्र का शासक, उस साम्राज्य का सबसे बड़ा शासक होता है, राजा होता है। अब हम बताते हैं, जो पेशवा होता था उस समय वो मुख्य प्रधान होता था, उस राज्य का मुख्य प्रधान होता था। अर्थात राजा जो होता है, राजा सब जिससे भी अपना कोई किसी बातचीत को अगर पूछेगा तो सबसे पहले पेशवा उसके सामने होगा और पेशवा की बात को ज़्यादा माना जाता था, क्योंकि पेशवा जो होता है प्रधानमंत्री आज के समय की रूप में होता था। तो पेशवा की बात जो है साहू मानते थे। अब यहाँ तक तो जो बालाजी विश्वनाथ था, अब उस क्षेत्र का तो पेशवा बन गया। अब धीरे धीरे उसकी महत्वाकांक्षाएं आगे बढ़ती गई। वो अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए अपने अंदर जो है शक्तियों का संकेंद्रण किया। अपने अंदर शक्तियों का जब संकेंद्रण किया तो कुछ मराठा सरदार भी उससे काफी नाराज हो गए कि हाँ, कि इसके अंदर तो सारी शक्तियां समाहित हो रही हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बाद में जो है ये आगे बढ़ता, अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाता है। तो मुगलों के आपसी विवाद उस समय काफी चर्चित थे। दिल्ली उत्तर भारत में मुगलों के आपसी विवाद काफी चर्चित थे। उस समय उसने मुगलों के साथ जो है मेल मिलाप को आगे बढ़ाया और उसने जुल्फिकार खां जो था उस समय था, जुल्फिकार खां के साथ बातचीत करके उस क्षेत्र में सरदेशमुखी और चौथ दोनों को वसूलने का, सरदेशमुखी और चौथ दोनों को मराठा के द्वारा खुद वसूले जाने पर सहमत कर लिया। अर्थात ये जो कर था, उसने कहा कि इस क्षेत्र का, उत्तर भारत के कुछ क्षेत्र का जो है ये दोनों कर स्वयं मराठा ही वसूलेंगे। इस पर जो है उसने जुल्फिकार खां से सहमति बनवा ली। और फिर बाद में जो है जब सैयद बंधु आते हैं, जुल्फिकार खां के बाद जब सैयद बंधु आते हैं, अर्थात फर्रुखसियर के जमाने की बात है, तो उसने सैयद बंधु के साथ भी मित्रता की और उन दोनों के बीच में एक समझौता कराता है। किसके? सैयद बंधु और बालाजी विश्वनाथ के बीच में एक समझौता होता है। उस समझौते में यह कहा जाता है कि आप पहले जो शिवाजी ने जिस क्षेत्र को जीता था उस क्षेत्र को हमें दे दीजिए। तो सैयद बंधु कहते हैं ठीक है, लेकिन इसके बदले में आप हमें क्या देंगे? कहे ठीक है, पहले ये क्षेत्र तो दे दीजिए, बदले में हम आपको 1500 घुड़सवार वापस देंगे। घुड़सवार सैनिक होते थे। तो सैयद बंधु ने कहा ठीक है। तो इस पर तो बात हो गई। फिर उसने दूसरी शर्त रखी कि अगर हमें आप अपने क्षेत्र के 6 क्षेत्रों का सरदेशमुखी और चौथ वसूल करने का अधिकार दे देते हैं तो हम आपको 10 लाख रुपया सालाना देंगे, 10 लाख रुपया सालाना देंगे। और जो लूटपाट हो रहा है आपके क्षेत्र में उसको रोकेंगे और कभी भी अगर आवश्यकता पड़ी तो हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। इस पर सैयद बंधु ने सहमति जताई और अपने मित्रता को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। जो बालाजी विश्वनाथ था, इसने सीधे कभी नहीं जो है मुगलों का आधिपत्य स्वीकार किया था। अर्थात ये अप्रत्यक्ष रूप से उनके शरण में रहता था, लेकिन डायरेक्टली या सीधे जो है वो नहीं सोचता था कि हम इनके अधीन हैं। वो 1714 ईस्वी में औरंगजेब के मकबरे तक जाता है। औरंगजेब का मकबरा जो है वो खुलदाबाद में है और वो वहां तक जो है पैदल जाता है, 4-5 किलोमीटर पैदल ही जाता है और ये दिखाने के लिए कि हाँ, हमने जो है मुगलों के आधिपत्य को स्वीकार किया है, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से। फिर बाद में जो है 1719 ईस्वी में वो दिल्ली जाता है, उत्तर भारत में जाता है और वो सैयद बंधुओं की मदद से ही फर्रुखसियर का तख्ता पलटवाता है, अर्थात फर्रुखसियर को राजगद्दी से नीचे हटाता है।
सैयद बंधुओं ने ही बालाजी विश्वनाथ के साथ मिलकर के जो है फर्रुखसियर का तख्ता पलटा था। और फिर बाद में जो है 1720 ईस्वी में जो है बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है। कब होती है? 1720 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु होने के बाद उसका 20 साल का बेटा बाजीराव प्रथम, 20 साल का बेटा बाजीराव प्रथम जो भी वो भी अपने पिता के समान योग्य, शिक्षित और अनुभवी था। उसे कुछ कूटनीतियों के साथ साथ वो उसके अंदर कुछ अलग प्रकार से ही कुछ अन्य जिज्ञासाएं कूट कर भरी हुई थी। उसके अंदर जिस प्रकार से शिवाजी के पास गुरिल्ला युद्ध का ज्ञान था, उसी प्रकार से इस बाजीराव प्रथम के अंदर भी उस गुरिल्ला युद्ध का ज्ञान था। अर्थात बाजीराव प्रथम गुरिल्ला युद्ध में पारंगत था। वो बहुत से युद्ध लड़े, किसके साथ? मुगलों के साथ। कारण था क्योंकि बीच बीच में बाजीराव प्रथम के साथ जो है मुगलों से सहमति नहीं हो पाती थी, इसलिए जो है बाद में कई प्रकार से युद्ध लड़ा, जिसमें कहीं कहीं विजय भी होता है। अब कुछ समय बाद जो है आगे अपने साम्राज्य को बढ़ाता है और धीरे धीरे वो जो है हैदराबाद साइड में जाता है और जो है उस समय हैदराबाद के निजाम उल मुल्क के साथ जो है उनका विद्रोह हो जाता है, लड़ाइयाँ होती हैं और बाजीराव प्रथम जो है उस क्षेत्र में विजय होता है। निजाम उल मुल्क के साथ उसको 2 बार युद्ध करना पड़ता है, जिसमें निजाम उल मुल्क को दोनों बार हार का सामना करना पड़ता है। फिर बाद में जो है उस समय काफी समस्याएं होती थी, राजाएं अलग अलग महत्वाकांक्षा रखते थे, जिसके कारण से वो जो है कभी सिलहट पुर्तगालियों को भी उसने हराया था। किसने? बाजीराव प्रथम ने पुर्तगालियों को भी हराया था, जिससे सिलहट और बसीन क्षेत्र को उसने कब्जा कर लिया था। सिलहट और बसीन क्षेत्रों को कब्जा कर लिया था। ये तो बाजीराव प्रथम का करामात था। वो उसने अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए धन और क्षेत्र को आगे बढ़ाया, धन तो जुटाया प्लस क्षेत्र भी जुटाया, लेकिन वो प्रशासन पर नहीं ध्यान दे पाता था क्योंकि काफी समय उसे युद्ध में व्यतीत करना पड़ता था। वो अपना प्रशासन नहीं देख पाता था। युद्ध में जीतने के बाद धन तो मिलता था, लेकिन प्रशासन पर ध्यान नहीं दे पाता था, जिससे उसका प्रशासनिक व्यवस्था में लचर आ गई थी, जिससे उसके राज्य में कई प्रकार से वैमनस्य पड़ गए थे। बाद में जब 1740 ईस्वी में उसकी मृत्यु होती है, बाजीराव प्रथम की जब मृत्यु 1740 ईस्वी में होती है, तो उसका एक बेटा होता है जिसका नाम है बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव ये 18 साल की उम्र में ही मराठा साम्राज्य का शासक बनता है। कितने वर्ष के? 18 वर्ष की उम्र में ही मराठा साम्राज्य का शासक बनता है और वो काफी अच्छी तरह से अपने पिता के बताए हुए रास्ते पर चलता है और धीरे धीरे मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। हम एक बार देखते हैं कि किस प्रकार से जो है ये मराठा साम्राज्य आगे बढ़ा। सबसे पहले आते हैं शिवाजी आते हैं। शिवाजी के बाद आते हैं उसके पोते साहू जी। साहू जी के बाद आते हैं, साहू जी के साथ साथ जो है ताराबाई भी रहती हैं, ताराबाई। साहू जी उसके बाद जो है बालाजी विश्वनाथ आते हैं। बालाजी विश्वनाथ जो ब्राह्मण समुदाय से थे। बालाजी विश्वनाथ के बाद जो है बाजीराव प्रथम आता है। कौन है? बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम के बाद जो है वहां का शासक बालाजी बाजीराव होता है। बालाजी बाजीराव। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मराठा शक्ति का उत्थान होता रहता है। यहां पर हम और बता देते हैं कि शिवाजी के बाद जितने भी हुए हैं शासक, चाहे साहू जी रहे हों, चाहे बालाजी रहे हों, चाहे बाजीराव हो, चाहे बालाजी बाजीराव रहे हों, ये सब बहुत ही कुशल, योग्य, अनुभवी, साहसी, पराक्रमी इत्यादि जैसे वीरवान गुणों से ये भरे हुए थे। ये हमेशा अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और बढ़ाया भी। जहां तक औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है जितने भी वहां के शासक हुए हैं, चाहे बहादुर शाह हो, चाहे फर्रुखसियर हो, चाहे मोहम्मद शाह रहे हों, चाहे और कोई भी रहे हों, उनके अंदर ऐसी अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने की कला नहीं थी। लेकिन शिवाजी के बाद जितने भी शासक हुए हैं
चाहे वो साहू जी रहे हों, चाहे बालाजी रहे हों, और चाहे बाजीराव रहे हों या बालाजी बाजीराव रहे हों, सबके अंदर वो भावनाएं कूट कूट करके भरी थी, वो पराक्रमिक वाली। वो सब अपने पिता के बताए हुए रास्ते पर चलते थे, जिसके साथ ही वो अपने मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और आगे बढ़ाया। अब हम इस क्लास के बाद जो है, आज का क्लास तो हम यहीं समाप्त करते हैं। इस क्लास के बाद जो है देखेंगे कि मराठा शक्ति का पतन कैसे होता है और उस समय उसके सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं पर सामाजिक और आर्थिक क्या समस्याएं थी जिससे वहां के साम्राज्य का पतन सुनिश्चित होता है। अब हम अगली वीडियो में आपको बताते हैं